भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। माउंटेन मैन दशरथ मांझी का ये स्टेटमेंट आपको हिला के रख देगा। एक इंसान पहाड़ तोड़ सकता है। कहा जाता है कि ना, पहाड़ तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसको भी तोड़ा जा सकता है अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, जुनून हो। तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर सही टेक्निक्स के साथ हार्ड वर्क जुड़ जाए, ठीक है, जिसको आप स्मार्ट वर्क भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें डेडिकेशन होना चाहिए, लगन तो होनी ही चाहिए। तो कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा, कोई भी काम मुश्किल नहीं है, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसी एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी है माइकल फेल्प्स की, जिन्होंने मार्कस पीस का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। मार्कस पीस ने 7 ओलंपिक मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया था, जिसको माइकल फेल्प्स ने यही है आपके माइकल फेल्प्स, ठीक है, जिन्होंने 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल एक ही ओलंपिक में, 2016 समर ओलंपिक, एक ही ओलंपिक में स्विमिंग में इन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास बना दिया है। एक रिपोर्टर ने इनसे कहा कि मस्ट बी योर लकी डे, जरूर आपका अच्छा दिन रहा होगा, किस्मत साथ दे दी आपकी, रातों रात तक फेमस हो गए। तो इन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने बिना रविवार के 8 घंटे डेली, 8 घंटे रोज़ की प्रैक्टिस की थी। पानी में अगर आप 8 घंटे रहते हैं तो आपका शरीर क्या कहेगा ये आप सोच सकते हैं। और इन्होंने 4 साल तक लगातार ये प्रैक्टिस की थी, तब जा कर के इन्होंने ये हासिल किया था। 8 घंटे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं 4 साल तक तो क्या नहीं हो सकता है, सोच के देखिए। कौन सा काम आप नहीं कर पाएंगे, कैसे मुश्किल होगा, कैसे हम थक जाते हैं। 16 साल बाद आपको हवाई जहाज़ मिलता है, 16 साल की लगन और मेहनत के बाद। उन्होंने भी तो सोचा होगा, उनके मन में नेगेटिविटी नहीं आई होगी कि यार छोड़ो, इतना दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, 2 साल हो गया, अब बस नहीं। 16 साल तक लगातार प्रैक्टिस करते रहे, रिविजन करते रहे, ट्राई करते रहे, फेल होते रहे, ट्राई करते रहे, फेल होते रहे, तब जा कर के आपको हवाई जहाज़ मिला। 16 साल की कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद, लगन के बाद, त्याग के बाद आपको एक मूवी मिलती है मुगले आजम, जो आज तक आपकी ज़बान पर है। इसके गाने इतने फेमस हुए और इतना ज़्यादा फेमस हुआ वो मूवी कि मराठा मंदिर में 1000 की सीट थी, लेकिन 1 लाख लोग पहुंच गए। तो जो मेहनत रंग लाती है, तो यही होता है। तो आपको भी इस बार मेहनत करना है। वैकेंसीज नहीं आती हैं, ये हमेशा कहते हैं, लेकिन वैकेंसी आई है। इस बार आपके पास मौका है और ये मौका बार बार नहीं आएगा। तो इस बार आपको मेहनत करना होगा, जी तोड़ मेहनत करना होगा, ताकि सिलेक्शन आपके हाथ में हो और कोई आपको ये ना कह पाए कि आपके अंदर कुछ कमी थी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखते हैं पूरी मेहनत के साथ, फोकस के साथ। हम ड्रामा का ओरिजिन देख चुके हैं, लेकिन ड्रामा फेमस कब हुआ? तो ड्रामा फेमस होता है एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एज में। एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एज। एलिजाबेथन आपका शेक्सपियर से संबंधित है, जैकोबियन एज आपका बेन जॉनसन से संबंधित है। बेन जॉनसन भी शेक्सपियर के समतुल्य टैलेंट उनके पास भी था, सब कुछ था। इनकी बस सिर्फ एक गलती थी कि ये शेक्सपियर के साथ पैदा हुए, शेक्सपियर के ज़माने में रहे। इन्होंने वर्क इनके साथ में किया, क्योंकि शेक्सपियर ने बहुत ही भयंकर तरीके से डोमिनेट किया था इंडस्ट्री को, ठीक है। एलिजाबेथन एज आपका 1558 से 1603 तक माना जाता है, 1603 तक माना जाता है। और जैकोबियन एज आपका 1603 से
आपका 1625 तक माना जाता है। तो हम एलिजाबेथन में जो शेक्सपियर है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, शेक्सपियर को हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बेन जॉनसन एंड उनके कंटेम्प्रेरी ऑथर्स को, राइटर्स को। बेन जॉनसन ने पोएट्री भी की है और प्लेस भी लिखे हैं, बहुत ही फेमस हुआ है इनका वर्क, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शेक्सपियर की वजह से, नहीं तो इनका नाम भी उतना ही ज़्यादा फेमस होता है अगर शेक्सपियर नहीं होते तो हम इनको देखते हैं। बेन जॉनसन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। बेन जॉनसन की अगर बात करें तो इनके अगर पोइटिक वर्क को देखा जाए तो काफ़ी फेमस हुआ है। जैसे शुरुआत में इन्होंने पोइट्री से ही की है, 1600 के आसपास इनका वर्क आया था। 1600 में सिंथियाज रिबेल, सिंथियाज रिवील्स कह सकते हैं, ये 1600 में इनका वर्क आया था जिसमें पोएम्स थी कई सारी। तो काफ़ी फेमस लाइनें हैं इसमें जो अक्सर पूछी जाती हैं, जैसे ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज, ड्रिंक टू मी ओनली विथ दाइन आइज। ठीक है, ये बहुत ही फेमस लाइन है, एक तरह से सॉन्ग है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, जो डेडिकेट किया था टू सीलिया नाम पोएम का नाम था इसका। तो टू सीलिया में ये लाइन है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज एंड आई विल प्लेज विथ माइन, कई बार पूछा गया है। और इसके साथ साथ एक और सॉन्ग है जो स्लो प्रेस फाउंड, ये तो आपका ये तरह से सिंथियाज रिबेल का ये भी है। नहीं सॉरी, ये सिंथियाज रिबेल का जो है ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज, ये टू सीलिया का है। सिंथियाज रिबेल का ये है स्लो फ्रेश फाउंड, ये सिंथियाज रिबेल का है। ठीक है, सॉन्ग सब है। ये टू सीलिया का, इसको मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा, ये सिंथियाज रिबेल का नहीं है, टू सीलिया का ही है। स्लो फ्रेश फाउंड ये सिंथियाज रिबेल का है। एंड आपका क्वीन एंड हंट्रेस करके है, क्वीन एंड हंट्रेस, चेस्ट एंड फेयर, इस तरह से। ठीक है, चेस्ट एंड फेयर, क्वीन एंड हंट्रेस, चेस्ट एंड फेयर, ये दोनों लाइनें जो है, ये दोनों पोएम्स जो हैं, ये सिंथियाज रिबेल की हैं। ठीक है, तो ये सॉरी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। सिंथियाज रिवील्स एक तरह से है, 1600 में आया था सिंथियाज रिवील। इसमें क्या होता है, क्वीन एंड हंट्रेस नाम, ये पोएम का नाम ही है क्वीन एंड हंट्रेस। ठीक है, इसमें जो सिंथिया है, सिंथिया जो है ग्रीक गॉडेस, सिंथिया जो है वो ग्रीक गॉडेस का नाम है, एक तरह से देख लीजिए। तो सिंथिया जो है वो ग्रीक गॉडेस का नाम है। ये वो क्या करते हैं, एक मीटिंग बुलाती हैं जिसमें एक कैरेक्टर होता है ईको, ये एक कैरेक्टर है, बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, यही ये सॉन्ग गाता है स्लो फ्रेश फाउंड, ये सॉन्ग ये ईको ही गाता है। फिर ये भी पोएम उसी सिंथियाज रिबेल की है, क्वीन एंड हंट्रेस, जिसका नाम है क्वीन एंड हंट्रेस, ये सॉन्ग का नाम ही है क्वीन एंड हंट्रेस। ठीक है, 1601 में ये आया था जो सॉन्ग है क्वीन एंड हंट्रेस। इसका थीम जो है ये देखा जाए तो सेल्फ लव है, जैसे आदमी खुद को प्यार करने लगता है बहुत ज़्यादा। तो इससे एक वर्ड निकल करके आया है नार्सिसस, इससे जो वर्ड निकल करके आया यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ
नार्सिसस, जो खुद को ही बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपने आप से ही प्यार करता है। ये वर्ड ऐसे ही वर्ड निकल करके आते हैं, टर्म्स जो है, टर्मोलॉजी जो पूछी जाती है कई बार। तो सिंथिया रिबेल का थीम एक तरह से देखा जाए, जो भी पोएम्स हैं उसमें सेल्फ लव को ही दिखाया गया है, अपने आप से प्यार करो, ठीक है। तो जो अपने आप से प्यार करता है उसको हम कहते हैं नार्सिसस, ठीक। और इस जो प्रथा है अपने आप से प्यार करने की, उसको नार्सिसिज्म कहते हैं। तो बेन जॉनसन का ये पहला वर्क था एक तरह से जो सामने आया था, शुरुआत की थी उन्होंने पोएट्री से ही। लेकिन उनका जो एक वर्क है एपिकोनी, ये एक प्ले है जिसको कोट किया है ड्राइडन। इस प्ले को कोट करते हैं ड्राइडन, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें खुद बेन जॉनसन ने काम किया है। बेन जॉनसन ने कैरेक्टर रोल प्ले किया है। तो इसको कोट करते हुए ड्राइडन कहते हैं अपने वर्क, ड्राइडन का एक वर्क है ड्रामेटिक पोएजी, जिसमें वो कहते हैं, कंपेयर करते हैं बेन जॉनसन को कंपेयर करते हैं वर्जिल से, ठीक है। एंड शेक्सपियर को भी उसमें कंपेयर किया है इन्होंने ड्रामेटिक पोएजी में। तो शेक्सपियर को इन्होंने कंपेयर किया है होमर से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस समय ये बताते हैं ड्राइडन कि बेन जॉनसन वॉज मोर इन्फ्लुएंसेबल, इनका प्रभाव ज़्यादा था, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, मेहनत भी की थी, इनके काफ़ी सारे वर्क्स भी फेमस हुए थे। तो शेक्सपियर को होमर से और बेन जॉनसन को वर्जिल से कंपेयर किया है ड्राइडन ने अपने वर्क ड्रामेटिक पोएजी में। और कोट, इसका आधार कौन सा है, तो आधार माना है एपिकोनी, ये जो बेन जॉनसन का प्ले है उसको आधार मान के ये कंपैरिजन किया गया है। और भी कुछ फेमस वर्क हैं अगर देखा जाए तो सीक्वेंस में, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर देखा जाए तो बेन जॉनसन के जो फेमस वर्क हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले अभी मैंने बताया आपको 1600 में सिंथियाज रिवील आता है, ठीक। इसके बाद 1601 में आता है आपका पोएटास्टर, और ये इतना फेमस हुआ था, इसमें भी जो कैरेक्टर है एक और होरेस नाम से, इसको बेन जॉनसन ने ही प्ले किया था। ये रोल जो है होरेस नाम का, ये पोएटास्टर का, वो बेन जॉनसन ने प्ले किया था। और मैंने आपको अभी बताया कि जो एक और प्ले है आपका, क्या कहते हैं कि एपिकोनी, इसमें भी बेन जॉनसन ने रोल प्ले किया है। नेक्स्ट वर्क आपका है 1603 में आता है। 1603 में इनका वर्क है सेजानस। ये एक तरह से देखा जाए तो ट्रेजेडी है, रोमन ट्रेजेडी है, ट्रेजिक वर्क है, लेकिन ज़्यादा फेमस नहीं होता। इनकी ट्रेजेडी जो है, शेक्सपियर की ट्रेजेडी इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी कि उनके नीचे ये दब करके रह गए थे, ये सारे वर्क बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुए। नेक्स्ट है इनका एक वर्क जो थोड़ा सा फेमस हुआ था, वॉलपोनी, 1604 में आया था। एक मिनट, वॉलपोनी 1604 में आता है। इसका दूसरा नाम पूछा जाता है, इसका दूसरा नाम है, ये कई बार पूछा गया है, द फॉक्स,
ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। 1604 में नहीं, ये 1605 में आता है, 1605 में। ये सेकंड नेम जो है वो कई बार पूछा गया है। ये थोड़ा वॉलपोन जो है या वॉलपोनी, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और ये कॉमेडी था, कॉमिक वर्क था बेन जॉनसन का, याद रखिएगा। उसके बाद आपका एपिकोनी आता है। एपिकोनी का भी एक सेकंड टाइटल है, वो जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक। 1609 में आता है एपिकोनी। एपिकोनी का जो सेकंड टाइटल है वो है साइलेंट वुमन। ये जो सेकंड जो नेम है ये आप याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। साइलेंट वुमन किसका दूसरा नाम है, तो एपिकोनी का है, ठीक है। 1609 में ये आया था और ये भी कॉमेडी था। देखा जाए अगर तो जो बेन जॉनसन की कॉमेडीज़ थी यही ज़्यादा फेमस हुई, ट्रेजेडीज जो है वो ज़्यादा फेमस नहीं हुई। और उसके बाद जो मैंने आपको अभी पोएट्री बताया है, सिंथियाज रेबल में जो पोएम आए थे सिंथियाज रेबल में, वो पोएम भी ज़्यादा फेमस हुए थे, बहुत फेमस हुए थे। तो पोएम और जो कॉमेडी है उनकी फेमस हुई बेन जॉनसन की, ट्रेजेडी ज़्यादा फेमस नहीं हो पाई। इसके बाद और भी कुछ इम्पोर्टेंट वर्क हैं। 1609 के बाद आपका 1610 में आता है अल्केमिस्ट, ये भी फेमस हुआ था। 1610 में आता है द अल्केमिस्ट, ये फेमस हुआ था और ये भी आपका कॉमेडी था। अल्केमिस्ट भी कॉमेडी था, अब एपिकोनी भी कॉमेडी था और जो वॉल पॉइंट था वो भी कॉमेडी था, द फॉक्स। तो कॉमेडी ये भी था 1610 का और ये भी फेमस हुआ था, मतलब जो भी कॉमेडीज़ थी वो फेमस हुई थी। इसके बाद 1611 में फिर से वो ट्रेजेडी लिखने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी फेमस नहीं होता है, जिसका नाम है कैटलीन। कैटलीन ये भी आपका रोमन ट्रेजेडी है, रोमन ट्रेजेडी है लेकिन ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। रोमन ट्रेजेडी कैटलीन ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। हाँ, उसके बाद आपका फिर से एक वर्क आता है 1614 में, ये आप याद रखिएगा बहुत ज़्यादा फेमस है, बार्थोलोम्यू फेयर, ठीक है। बार्थोलोम्यू फेयर ये बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसमें लवविट और मोस्का, लवविट और मोस्का ये दो कैरेक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ये अक्सर पूछा जाता है कि लवविट या फिर मोस्का करके ये फेमस कैरेक्टर्स हैं। तो ये फेमस कैरेक्टर्स हैं आपके किसके, बार्थोलोम्यू फेयर की, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1614 में ये आता है। फिर 1616 में एक वर्क आता है डेविल ऑफ एन एस। 1616 में आता है डेविल ऑफ एन एस, ये भी कॉमेडी है और ये भी ठीक ठाक चलती है। जितने भी कॉमिक वर्क हैं वो इनके ज़्यादा चले हैं, फेमस हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि फेमस हुए हैं, चलने का मतलब यही है। लेकिन जो ट्रेजेडी थी वो फेमस नहीं, जैसे कैटलीन आपका हुआ या फिर सेजानस मैंने आपको बताया। जो भी रोमन ट्रेजेडीज थी, दो ही रोमन ट्रेजेडीज की जो है वो फेमस नहीं हुई ज़्यादा, कॉमेडी ज़्यादा फेमस हुई और पोएट्री ज़्यादा फेमस हुई। इसके अलावा आपको एक वर्क याद रखना है जिसमें शेक्सपियर ने काम किया है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, और फेमस इसलिए है क्योंकि इसमें शेक्सपियर ने रोल प्ले किया है, शेक्सपियर ने, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और दूसरी बात ये भी है कि इसमें 4 फ्लूइड के बारे में बताया गया है। जो इंसान के शरीर में 4 फ्लूइड्स हैं ह्यूमर से रिलेटेड, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। ह्यूमर के से रिलेटेड 4 फ्लूइड्स की चर्चा हुई है, 4 फ्लूइड्स की चर्चा हुई है।
किसमें? तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में। और वो 4 फ्लूट्स कौन कौन से हैं? तो कॉलर, मेलैंकली, ब्लड एंड प्लेग। कॉलर जो है वो जिसको अत्यधिक गुस्सा आता है, यानी कि एंगर से रिलेटेड है, गुस्से से रिलेटेड है, जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है उसके अंदर ये पाया जाता है। मेलैंकली जो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, यानी कि सैड होता है, ये दुख से रिलेटेड है, जो बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, जब उससे ज़्यादा ही दुख रहता है, हमेशा उदास रहता है, उसको मेलैंकली उसमें ज़्यादा होता है तत्व। ब्लड जो है ये एक ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग देता है, ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी, ऐसा बताया गया है। ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी। और जो प्लेग होता है ये कुछ कावर्ड टाइप के लोग होते हैं, उनमें पाया जाता है, ठीक है। तो कावर्डिस यानी कि कायरता वाली जो फ्लूड है उसका नाम है प्लेग। तो ये 4 फ्लूड्स के जो हैं ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, चारों एक साथ पूछा जाता है, उसमें से कोई एक गायब कर दिया जाता है। ये पूछा जाता है कि कौन 4 फ्लूड्स में नहीं है, या फिर ऐसे पूछा जाता है कि कौन जो सीक्वेंस है वो गलत है। मतलब कॉलर के साथ एंगर, मेलैंकली के साथ सैडनेस, ब्लड के साथ ऑप्टिमिस्टिक, प्लेग के साथ कॉवर्डिस, इसी में से कोई एक इधर उधर कर देगा और ये पूछेगा सीक्वेंस कौन सा गलत है। तो इस तरह से क्वेश्चन बना है। तो ये 4 फ्लूट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद कुछ समय के लिए थिएटर क्लोज हो जाता है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। जैसे प्यूरिटन्स जब आते हैं 1642 के आसपास, तो 1642 से 1660 तक थिएटर जो है वो क्लोज रहते हैं, यानी कि बंद रहते हैं। 1660 में जब चार्ल्स आते हैं तो फिर से थिएटर खुलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि कब से कब तक थिएटर बंद रहता है, या फिर थिएटर कब बंद होता है, या थिएटर कब फिर रीओपन होता है। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब बेन जॉनसन के टाइम से, यानी कि जैकोबियन एज में बेन जॉनसन के कंटेम्प्ररी कौन कौन से राइटर्स हैं या पोइट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो बेसिकली राइटर्स की बात करेंगे हम, जिनमें पहला नाम है जॉन वेबस्टर का, जॉन वेबस्टर। ये फेमस इसलिए है क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मैकियावेली कैरेक्टर को, मैकियावेली कैरेक्टर। और ये मैकियावेली कैरेक्टर जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। मैकियावेली कैरेक्टर्स, इनके 2 वर्क आए थे जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। पहला था डचेस ऑफ माल्फी, और दूसरा वर्क था वाइट डेविल। इन दोनों में इन्होंने मैकियावेली कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है। डचेस ऑफ माल्फी में जो बोसोला का कैरेक्टर है, बोसोला जो हत्यारा है, जो माफी को मारने के लिए जाता है, वो मैकियावेली कैरेक्टर है। इसमें फेमस कोट्स भी आया है कि कवर हर फेस, जो फर्डिनेंड कहता है, वही भेजा भी रहता है उसको मारने के लिए मार्फी को, उसका भाई। कवर हर फेस, सॉरी ये हर हो गया, यहाँ पर फेस है, तो कवर हर फेस ये 2 बार है, ठीक। सी डाइड सो यंग, इस तरह से ये फर्डिनेंड बोलता है ये लाइन, कवर हर फेस, सी डाइड सो यंग, इस तरह से। तो ये आपको याद रखना है। वाइट डेविल में 2 कैरेक्टर हैं जो मैकियावेली कैरेक्टर हैं। उनकी बात करें तो विक्टोरिया, ये मैकियावेली कैरेक्टर है, विक्टोरिया।
ये कई बार पूछा गया है कि विक्टोरिया या फिर बुसोला में से दो में से कोई भी एक पूछा जाए कि मैकियावेली कैरेक्टर, निम्न में से कौन मैकियावेली कैरेक्टर है। उसमें से कई सारे, अगर बेन जॉनसन के हो सकता है या शेक्सपियर के कैरेक्टर दे देगा, और उसमें से कोई एक बुसोला या विक्टोरिया में से रहता है ये, तो पूछेगा मैकियावेली कैरेक्टर कौन है। ठीक, या फिर ये भी पूछ सकता है कि दोनों का नाम दे देगा, ये पूछेगा एक और दे देगा तीसरा, फिर पूछेगा कौन नहीं है, ऐसे ही पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो बुसोला और विक्टोरिया ये याद रखिएगा कि मैकियावेली कैरेक्टर हैं। बुसोला आपका डचेज ऑफ माल्फी में है और विक्टोरिया आपका वाइट डेविल में है। और वाइट डेविल और डचेज ऑफ माल्फी ये जॉन वेबस्टर की बहुत ही फेमस वर्क है, फेमस वर्क में से एक है। और डचेज ऑफ माल्फी का ये फेमस कोटेशन जो है, कवर और फेस सी डाइड सो यंग, ये आपका फर्डिनेंड बोलता है, ये बहुत ही फेमस कोटेशन है। दूसरे कंटेम्प्रेरी राइटर है जिनको हमें पढ़ना है और याद रखना है, वो है जॉन फोर्ड। इनकी जो फेमस वर्क है, इनके साथ साथ आपका थॉमस हेवुड भी है, थॉमस हेवुड है, और थॉमस डेकर है, थॉमस डेकर भी है। तो हेवुड का जो फेमस है वर्क जो है वो वुमेन किल्ड विद काइंडनेस है। 1603 में एक वर्क आता है जिसका नाम है वुमेन किल्ड विथ काइंडनेस। ये बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है किसका, थॉमस हेवुड का। जॉन फोर्ड का उतना ज़्यादा फेमस वर्क नहीं है कोई, इससे नहीं क्वेश्चन बनता, लेकिन इससे बनता है कि ये कंटेम्प्रेरी राइटर हैं, बस यही याद रखना। जॉन फोर्ड, थॉमस हेवुड या थॉमस डेकर, ये है कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं बेन जॉनसन के, समकालीन कह सकते हैं। थॉमस हेवुड का वुमेन किल्ड विद काइंडनेस 1603 में पूछा जाता है कब पब्लिश हुआ या फिर किसका वर्क है, इसे करके। और थॉमस डेकर का शूमेकर्स हॉलीडे वर्क है ये, जो 1599 में आता है। 1599 में शूमेकर्स हॉलीडे, ये किसका है, तो थॉमस डेकर का है। ठीक है, और दूसरा वर्क है 1604 में आता है जो इम्पोर्टेंट है, द ऑनेस्ट होर। ये होर है, ऑनेस्ट होर। तो ये कुछ वर्क्स थे, कुछ राइटर्स थे जो कंटेम्प्रेरी रहे बेन जॉनसन के। ठीक है, किसके, बेन जॉनसन के। आप याद रखिएगा जॉन फोर्ड जो कंटेम्प्रेरी हैं, बस यही याद रखना है आपको। फिर थॉमस हेवुड हैं और थॉमस डेकर हैं, इनके फेमस वर्क है। थॉमस हेवुड का अगर बात करें तो वुमेन किल्ड विद काइंडनेस जो 1603 में आता है। थॉमस डेकर की बात करें तो इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है शूमेकर्स हॉलीडे 1599 में आता है, और ऑनेस्ट होर जो है वो 1604 में आता है। तो आज के लिए इतना ही। शेक्सपियर को हम अलग वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि उनको किसी के साथ मिक्स करके समझ में नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगी, और उनको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो शेक्सपियर से ही आता है। तो थैंक यू वेरी मच, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट।